ओके, लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड सेवरल इंडाइसेस, जिसमें हमने किया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस हमने कर लिए थे। अभी हमको करना क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैसे क्या क्या हम डिसाइड करेंगे। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, वन इज इकोनॉमिक एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक। देयर आर टू फैक्टर्स, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? तो इकोनॉमिक फैक्टर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या इसी को हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड वन इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हम किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे कि बात करें, ठीक है, वन इज एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। देन हमारी कंट्री कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करती। जैसे इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 में, 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, क्लियर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इंडिया में ग्रोथ होना और बेटर हो गया, इंडिया की ग्रोथ बेहतर हुई। और इससे पहले का जो एरा था उसको हम लोग बोलते थे प्री रिफॉर्म एरा, मतलब क्या, रिफॉर्मेशंस जो हुए। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस चीज का कंट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे हमारा एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, सर्विस सेक्टर से कितना है, देन इंडस्ट्रीज से कितना है, इन सभी चीजों की बात हम इसमें करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स में बात करें तो कंपनीज एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो डायरेक्ट लोग एफडीआई करते हैं, एफडीआई। देन दूसरा होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो में क्या होता है, लोग कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं कि अब इस कंपनी में इतना शेयर हमारा होगा, वो फॉरेनर्स ने खरीदा है। और एफडीआई में क्या है, लोग मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स दैट कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इंडिया में कैसा हो रहा है। देन इसके बाद एक चीज और कभी कभी हम लोग लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा ध्यान देना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को सेपरेटली भी दिया होता है, इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसको कभी कभी लोग सेपरेटली भी डील करते हैं। क्लियर भाई? नेचुरल रिसोर्सेस तो आप समझ रहे हो ना, हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, वुड्स ले रहे हैं, सॉइल्स ले रहे हैं, या बहुत सारा फ्यूल की चीजें हम कहां से ले रहे हैं, नेचर से ही लेंगे, पानी भी हम नेचर से लेंगे। तो ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे क्या इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। लोग इंडस्ट्रीज इंस्टॉल करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वहां पे देखते हैं कि अच्छा पानी हमको अवेलेबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज में पानी कई जगह पानी का ही बहुत ज्यादा काम होगा, ये आपको दिखाई देगा। देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको मिलते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आप समझ सकते हैं क्या, जैसे इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम, देन
रिलीजन। भाई इंडिया में क्या कास्ट और रिलीजन का मैटर बहुत ज्यादा होगा। देन जेंडर की बात करें, इंडिया में आज की डेट में भी विमेन्स के एजुकेशन के लिए बहुत जगह क्या है, अलाउ नहीं करते। इंडिया में रिलीजन की वजह से, एक रिलीजन बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इंडिया के डेवलपमेंट में, अगर इसको देखा जाए तो। कहना नहीं चाहिए बट एक है ऐसा रीजन। भाई रिलीजन है, कास्ट है, लोग सभी को एक दूसरे को ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो इससे क्या है कि हिंड्रेंस आ रही है, और वो हिंड्रेंस हमारे लिए अच्छी नहीं है। भाई जिन कंट्रीज में रिलीजन वगैरह नहीं है, जैसे आप फ्रांस में देखो, वहां किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कैन बी डिक्टेटरशिप हो सकती है एंड डेमोक्रेसी हो सकती है। वर्ल्ड में जहां भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से बेटर माना गया है, ये बात तो क्लियर है। और इसमें क्या है, और हम ये भी देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है कितनी स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भाई किसी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, बट स्कीम लॉन्च करने से सरकार गिर जाए तो क्या होगा, वो चीजें अच्छी नहीं होती। तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी। गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये भी तो है ना, दुनिया में लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही। हम आपकी बात नहीं सुन रहे तो हमें क्या पता कि आपकी भलाई की बात हो रही है। डेमोक्रेसी में जो बात हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने जो बात कही है वो आपकी बात सुन के कही जा रही है, ये भी तो बात है ना। वही पापा ने आपसे कहा कि इंजीनियरिंग करो, तो आप कर रहे हो, ये क्या है, ठीक है। और आपकी बात उन्होंने पहले पूछा कि बेटा ऐसा ऐसा कर सकते हैं, फिर आपने कहा इंजीनियरिंग करेंगे, तो चीजें डेमोक्रेसी हो जाएगी, उसमें आपकी भी खुशी देख ली जाएगी। भाई उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए और आपने अपनी कमियां बताई, यहाँ पापा हम ये सेक्टर अच्छा कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने पे पता चलता है। तो ऐसे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में भी होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि दिस इज अर्ज टू डेवलप। आपकी डेवलपमेंट की अर्ज कितनी, आप में कितनी खुद में भूख है। भाई अगर खुद में अगर भूख नहीं होगी तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा। कुछ लोग जब बहुत अच्छा सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हम क्लर्क बन जाएंगे। वो क्लर्क से ऊपर सोचना ही नहीं चाह रहे ना, तो क्या, तो जब उनका डेवलपमेंट क्लर्क तक ही सीमित है तो आगे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं किया जा सकता है। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उनकी अर्ज है और वो भी कुछ ना कुछ अचीव करते। क्लियर। तो दिस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेंटली इंसान में क्या, उसकी भूख क्या है, मेंटली वो क्या सोचता है। द बिगर यू ड्रीम द बिगर विल यू अचीव। क्लियर, ये बात समझ रहे। दिस इज अस टू डेवलप। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर में क्या आता है, फैटलिज्म। दोज हु बिलीव इन देयर फेट। ईश्वर की मर्जी नहीं है तो मेरा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर चाहता है तो मैं यूपीएससी का एग्जाम ना भी दूं तो भी मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, क्या ये पॉसिबल है। तो ये भी क्या है, ये एक हिंड्रेंस हो सकती है। क्लियर। भाई जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फेट आपका कहां ले जाएगा। इसीलिए कई बार आपने ये भी सुना होगा, आपकी किस्मत में शायद ये लिखा हो कि आप मेहनत जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। देन लास्ट वन इज डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर में हम बात करते हैं कि कहां की पॉपुलेशन कितनी है, लेबर फोर्स कितनी है, कितनी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, दीज आर द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जहां पे लोग कम होंगे वहां पे लेबर कैसी होगी, महंगी होगी। लोग ज्यादा होंगे तो लेबर सस्ती होगी। ठीक है, ये बात समझ। जैसे बिहार और यूपी में क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ क्या होती है, लेबर बहुत सस्ती। इसीलिए आप देखो क्या बाहर जो दूसरे स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं बिहार और यूपी से लोगों को। क्यों, बिकॉज यहाँ के लोग सस्ते हैं। क्लियर। ठीक है।
So these are your economic and non-economic factors. ठीक है. So first one is your capital formation. फर्स्ट वन इज योर कैपिटल फॉर्मेशन. तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस विच रिफर्स टू growth in physical stock capital like machinery and equipments. ठीक है. as well as growth in human and intellectual property. क्लियर? क्या है कैपिटल फॉर्मेशन? क्या है? जब आपकी ग्रोथ हो रही हो किसमें? फिजिकल स्टॉक में. फिजिकल स्टॉक मतलब लाइक आपकी मशीनरीज हैं, आपकी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अगर आपका इसमें ग्रोथ हो रही है दैट इज योर फिजिकल स्टॉक. बेसिकली हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. क्लियर? और क्या हो साथ में ह्यूमन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी ग्रोथ होती है. क्या है? दिस रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन. भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सम कैपिटल. सबकी अपनी अपनी बुद्धि और उस बुद्धि की भी कोई ना कोई कीमत है, और इसमें अगर विकास हो रहा है दैट मीन्स इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द कैपिटल फॉर्मेशन. ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है. और ये क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. भाई आपके पास अच्छे फिजिकल स्टॉक होंगे, अच्छी मशीनरीज होंगी तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा. प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. आप मतलब क्या कर सकते हो? द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस विल बी इंक्रीज. और जो माल बना रहे हो वो भी कैसा बनेगा? अच्छा बन जाएगा. और क्या होगा? फ्यूचर प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा. आप फ्यूचर में कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो. क्लियर? सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक growth which improves productivity, production as well as future production potential. क्लियर? तो क्या हो रहा है? हम कितनी प्रोडक्टिविटी होगी हमारी, कितना प्रोडक्शन होगा और फ्यूचर में हम कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल फॉर्मेशन पे. क्लियर? और इसके लिए एक बहुत जनरल फॉर्मूला है दैट ये जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से. वाई इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोडक्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. क्लियर? दिस इज योर नेट एक्सपोर्ट. भाई कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, जब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे देन वी विल गेट द नेट एक्सपोर्ट. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. और वाई क्या है यहां पर? वाई इज योर नेशनल इनकम. भाई नेशनल इनकम में क्या क्या है? हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं. क्लियर? ये चीजें समझ. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज
अच्छा, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं कैपिटल, कैपिटल बेस्ड, अनदर इज कंज्यूमर बेस्ड। कंज्यूमर बेस्ड मतलब कुछ लोग मशीन्स भी तो बना रहे हैं, और मशीन क्या है, कैपिटल है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिस्किट बना रहे हैं, उस मशीन को लेकर आपने बिस्किट बनाया तो बिस्किट किसके पास जाता है, जो कंज्यूम करता है, और मशीन किसके पास जाती है, जो बना रहा है। तो मशीन क्या है, बेसिकली कैपिटल है। तो आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर बेस एंड अदर इज कैपिटल बेस। क्लियर, ये याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल बेस में आपकी मशीनरीज आ जाएंगी, भाई आप चीजें बना रहे हो, क्या है वो, कैपिटल ही तो है आपकी। क्लियर। और इसके बारे में जो इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए सबसे ज्यादा, और इन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो इसके लिए कहा गया है इन्वेस्टमेंट, स्पेशली द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। is a key driver that drives demand, creates capacity, increase labor productivity, increase labor productivity and introduces new technology and allows for creative destruction एंड अलाउस फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करती है, सबसे पहले तो डिराइव डिमांड, मार्केट में डिमांड को बढ़ाता है। भाई डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, भाई लोग क्या करेंगे, बनाना भी ज्यादा शुरू कर देंगे। ज्यादा बना रहे मतलब लोगों की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर नहीं होंगी तो क्या होगा, या तो महंगाई बढ़ेगी या तो चीजें बेकार हो जाएंगी। दो कंडीशन बताई थी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। तो वही चीजें यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और क्या होगा, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट करके क्या कर रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो लेबर कैसा हो जाएगा, मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा। भाई पहले चीजें हाथ से बन रही थी, अब क्या हुआ, पहले तो हमने उस लेबर को क्या बनाया, स्किल्ड बनाया, स्किल्ड बनाया तो क्या हो गया, मोर प्रोडक्टिव हो गया, ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ। और साथ में क्या, हमने नई टेक्नोलॉजी लाई तो वो लेबर वो मशीन चला रहा है, नाउ ही कैन प्रोड्यूस मोर। प्लस अलाउस फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है, कोई मशीन बहुत पुरानी है जिसको चीजें बनाने में कॉस्ट क्या कर रही है, बहुत महंगी पड़ रही है, एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रही है। वहीं क्या हुआ, मार्केट में नई चीजें आ चुकी है तो हम उससे क्या करेंगे, वो पुरानी चीज को हटा देंगे, दैट इज डिस्ट्रक्शन। और उसके लिए क्या किया, फिर हमने बाद में नई मशीन्स लेकर आएंगे, दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्लियर, दैट इज रिफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। जब हम रिफॉर्म कर रहे होंगे दैट विल अलाउ टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसीलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए दी गई थी क्या, फॉर इट दिस इट वाज अ वर्चुअस साइकिल। देखो इसके लिए क्या, वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ दी गई है, दैट इज अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो साथ में क्या होगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा। क्लियर, दिस इज द वर्चुअस साइकिल ऑफ
ग्रोथ। ये क्या है? विर्चुअस, विर्चुअस VIRTUOS। एक विशियस साइकिल होती है, विशियस साइकिल ऑफ ग्रोथ वो नर्स ने दी है, वो पॉवर्टी, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है। ये क्या है? विर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ है, ये अलग है। उसमें क्या बताया? अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ग्रोथ भी ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा है तो कंजप्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। और जितने भी दुनिया के डेवलप्ड मॉडल हैं वो किस पे बेस है? मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी। और इंडिया में देखो 5 ईयर प्लान आया था, इंडिया में 5 ईयर प्लान आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच वॉज गिवन बाय हैरोल्ड एंड डॉमर। किसने दिया है? हैरोल्ड एंड डॉमर ने दिया है। और इसमें भी इन्होंने बताया था क्या? इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगी? मार्केट में डिमांड भी होगी, डिमांड होगी और क्या होगा साथ में? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। क्लियर? इन्वेस्टमेंट होगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। क्लियर? तो क्या होगा? बेसिकली क्या, अगर इन्वेस्टमेंट है तो डिमांड भी बढ़ेगी और कैपेसिटी भी बढ़े। भाई डिमांड बढ़े तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। एंड दैट्स व्हाई डिमांड एंड कैपेसिटी बोथ आर इक्वल। हाँ, शुड भी होने चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो गड़बड़ जो है। कैपेसिटी ज्यादा है और डिमांड कम है तो चीजें खराब होंगी, कैपेसिटी कम है डिमांड ज्यादा तो चीजें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन आएगी। क्लियर? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। आज भी नीति आयोग आपका फॉर्मूला वो फॉलो करता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर फॉलो करनी है तो इसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट रेट अपॉन ICOR। क्लियर? अगर क्या करना है आपको? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको मेजर करना है। इसके लिए आपका जो नीति आयोग है वो भी इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा है आज की डेट में भी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट अपॉन ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्लियर? ये क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? मतलब क्या है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? क्या है? देखो, एक होता है COR कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। दोनों चीजें समझनी है हमको, इतना नोट कर लिया, कोई दिक्कत है यहां तक? तो आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस पे डिपेंड था? इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हैरोल्ड एंड डॉमर ने दिया। सीधे सीधे आपका MCQ 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, हु है प्रपोज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? दैट वाज हैरोल्ड एंड डॉमर। PC महालनोबिस का सेकंड 5 ईयर प्लान है। PC महालनोबिस प्लान जो आता है दैट इज सेकंड। क्लियर? याद रख रहा, ये फर्स्ट हैरोल्ड एंड डॉमर का फर्स्ट था। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो किसने प्रिपेयर किया था? हैरोल्ड एंड डॉमर। इसके बाद नीति आयोग आ गया आपका। क्लियर? तो मैंने आपको बताया ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखो, एक होता है COR कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? आपने कितना इनपुट दिया है एंड इनपुट अपॉन आउटपुट। सपोज आपने क्या किया? 600 करोड़ रुपीस इनपुट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बदले में आपने क्या किया? 100 करोड़ रुपीस का सामान तैयार किया। 600 करोड़ रुपए लगा के 100 करोड़ का आउटपुट आपने मिला, प्रोड्यूस किया, 100 करोड़ का प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स आपको क्या कर रहा है? अगर दोनों को कट करोगे यू विल गेट 6:1। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए आपको 6 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड फॉर होल इकोनॉमी ऑफ कंट्री।
मतलब क्या है, ये पूरी देश के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। क्लियर? दिस इज फॉर द एंटायर इकोनॉमी। फिर इसी में दूसरा क्या है, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या है, हमने क्या किया, कुछ हमारे इनपुट्स या कुछ ऐसी वो सेटअप थे जो हमारे लिए किसी काम के नहीं बने, तो उनको तो हमने हटा भी दिया था, प्लस हम क्या कर सकते थे, हमें नए सेटअप भी लगाने थे। तो हमने क्या किया, जो नए सेटअप में इंक्रीमेंट किया है, जो 2 सेटअप बढ़ाए हैं, उनकी इंडिविजुअली बात करेंगे। जब उनकी इंडिविजुअली बात करेंगे तो हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल किया, इंक्रीमेंट किया ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहां भी क्या है, सपोज 2 कंपनियां, एक कंपनी ए, दूसरी कंपनी बी। क्लियर? और ए कंपनी ने भी 10 लाख रुपए लगाया और बी कंपनी ने भी 10 लाख लगाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने 2 लाख का प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट, और इन्होंने क्या किया, 2.5 लाख का किया। अगर दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 5:1, ये आएगा 4:1। भाई दिस इज योर इनपुट अपॉन आउटपुट। तो ये बताइए क्या है, ये 5 रुपए में 1 रुपए का फायदा कमाते हैं, ये 4 रुपए लगा के 1 रुपए का फायदा कमाते हैं। ये बात तो समझ में आ रही ना। तो अब अच्छा ये बताओ, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब बी इज द मोर प्रॉफिटेबल। तो मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है, जितना कम ICOR होगा उतनी ही इकोनॉमी भी क्या होगी, एफिशिएंट होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? ठीक है। ICOR मतलब वो कंपैरेटिव रेशियो है। हाँ, मतलब इंक्रीमेंटल बेसिकली क्या है कि जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट सेटअप की थी, ये सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंट जो इनपुट्स हमने एक्स्ट्रा सेटअप किए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और COR इज फॉर द एंटायर कंट्री। और जनरल टर्म्स में ICOR जो है हमेशा COR से कम होता है। क्लियर? COR हमेशा पूरी कंट्री में क्या है, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ महंगे भी होंगे, कुछ सस्ते भी होंगे, सबको मिला के हमें पता चलता है COR हमेशा ज्यादा मिलेगा ICOR की कंपैरिजन में। क्लियर? तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, it measures the numbers of units of capital, it measures the number of units of capital that are required to produce an additional unit of output, and lower ICOR shows higher efficiency। भाई सस्ता काम लग रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा, हम ज्यादा बना पाएंगे ना, तो एफिशिएंट कौन हो जाएगा, B will be more efficient। क्लियर? और इन जनरल टर्म्स ICOR will be less than COR। ये बात तो क्लियर है? यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। और अगर ICOR का ट्रेंड देखा जाए, इसको छापना है, छाप लो। नाइनटीन 70s की बात करें तो हमारा ICOR था 5.5। हाँ, ICOR बता रहा हूँ, COR नहीं बता रहा हूँ। इंक्रीमेंटल कुछ नए सेटअप बनाए होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर 1980s की बात करूं तो ये आ गया 4.5। देन 1990s में आया 4.3, 2000 में आया 4.1, देन 2010 में भी कितना था, 4.1। क्लियर? ये बात समझ में। और 2022 और 23 ये था 2.1। क्लियर? फॉर द ईयर 2022 एंड 23 इट वाज 2.1। याद रहेगा ना? और करेंटली इस समय जो रन रेट चल रहा है दैट इज 3.5। रनिंग है ये तो, अभी पूरा साल बचा हुआ है ना।
बात करंट रनिंग रेट जो है ये भी बच्चा को कहाँ है? अब अप्रैल में खत्म होगा। अच्छा वाला है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर देखना है हमको। 1 अप्रैल से आपका नया साल शुरू होता है ना, याद रखना। ये बात क्लियर है। देन स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द नेक्स्ट हेडिंग विल बी स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, अगर सबसे बड़ी चीजें क्या होती है, वो होती है सेविंग। सबसे बड़ा कैपिटल फॉर्म होने की जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है, सेविंग। भाई सेविंग्स होंगी तभी तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे ना। क्लियर। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा सेविंग्स कौन करते हैं बताओ, हाउस होल्ड्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट, कौन करेगा इनमें से सबसे ज्यादा सेविंग्स कौन करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, हाउस होल्ड्स करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा या गवर्नमेंट करेगी? हाउस होल्ड्स। भाई सबसे ज्यादा जो पैसा बचता है वो कहां पर जाता है, जो इंडिया में मेजर लेंडर है, दैट इज हाउस होल्ड सेविंग। जो घर के लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स आर द मेजर सेवर्स। क्लियर, हाउस होल्ड्स आर मेजर सेवर्स। और इनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर मेजर लेंडर्स। अब देखो जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट हमारा लोन क्या होता है, बहुत कम होता है। ये बात ठीक है, ये बात समझ में। इसलिए क्या है, हम ज्यादातर किस पे फोकस करते हैं, हम लोग सेविंग्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, और हमारी जो जीडीपी 2019 में हमारी सेविंग थी 30.5% ऑफ जीडीपी। क्लियर, 2019 की। देन इसके बाद कोविड सिनेरियो आया। कोविड सिनेरियो के बाद लास्ट ईयर 2022 और 23 की थी 5.1% ऑफ जीडीपी। बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन इस ईयर फिर से वो 30 के आसपास आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ क्लियर। भाई लोगों ने क्या किया, अपने खर्चे कैसे चलाए, सेविंग से ही चल रहा है। तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लोग बेरोजगार हुए तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट्स आपके क्या होंगे, बोरोवर्स। जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, आपसे बोरो ही करेंगे। और गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ बोरोवर। गवर्नमेंट भी ज्यादातर उधारी ले लेके काम करती है, भैया याद लो, यहां से लो, सब चीजें लेकर वो काम करती है। देन इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनका क्या काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, दीज आर द मीडियोकर्स। भाई हमने, होता क्या है कि हम आम लोग हैं, हम आम लोग करते हैं सेविंग्स, और हम सेविंग्स क्या करते हैं, हम अपनी सेविंग्स को कहां जमा करते हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट, एसआईपीज, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, दीज आर योर सेविंग्स। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, पॉलिसीज लेते हो, क्या दीज आर योर सेविंग्स। ठीक है, अब बैंक क्या करती है, इसके बदले आपने सेविंग्स अकाउंट में डाला, आपको 7% ब्याज दिया, और बदले में क्या किया उसने, ये पैसा उठा के दिया इन कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट को। तो इस गवर्नमेंट को दिया तो यहाँ पे क्या मिला, इन्होंने इनसे 12% टैक्स इंटरेस्ट लिया। हमको 7% दिया था, इनको बीच में 5% से क्या करते हैं, वो अपना काम चलाते हैं। भाई इनको भी तो काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में कुछ तो पैसा चाहिए ना, तो वो ऐसे ही करके काम चलाते हैं। बेसिकली ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज भी तो कर रहे हैं। क्लियर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नाइदर योर लेंडर नॉर योर बोरोवर्स। क्लियर, ठीक है। देन बेसिकली अगर हम आपकी बात करें, सेविंग्स है क्या,
सेविंग्स इज योर इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स। टैक्स देने के बाद जो आपके पास पैसा बचा माइनस, भैया ऐसा तो है नहीं कि जितना पैसा आया आपने सारा सारा क्या कर लिया हो, बचा लिया हो। रोटी दाल चावल तो खाओगे, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा, खर्चा किया, दैट इज योर कंजप्शन। ठीक है, इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स प्लस माइनस कंजप्शन, प्लस नहीं है। जो पापा पैसा लाते हैं उसके बाद क्या करते हो, उस पैसे में कुछ जोड़ते हो, माइनस करते हो ना, दैट इज योर कंजप्शन। क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो ये जो इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। मतलब क्या है, इस पैसे के साथ आप जो चाहो वो कर सकते हो। भाई आपकी सैलरी आई, ग्रॉस सैलरी नहीं, ग्रॉस सैलरी में आपने पीएफ कटवाया होगा, ठीक, बहुत सारी कटती है, हाँ, सब कुछ कटने के बाद जो इन हैंड आपके सैलरी आती है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। और उसमें से जो हम कंज्यूम करते हैं उसको घटाने के बाद जो हमारे पास बचता है, दैट विल बी योर सेविंग। क्लियर, तो हम ये भी कह सकते हैं सेविंग्स इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजप्शन। क्लियर, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या था, दैट इज योर सेविंग्स। सेविंग्स के बाद में आता कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट वन इज योर सेविंग्स, सेकेंड वन इज योर फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है, जो आपने जो हाउस होल्ड सेविंग्स हुई थी, ठीक है, हाउस होल्ड सेविंग्स की थी, उनको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको क्या करना है, उधारी दे दे, ले जा इन्वेस्ट कर दे जाके। तो क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाई कॉर्पोरेट्स या बाई फर्म्स, दैट इज वो कौन कर रहा है, दैट इज डन बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यू कैन सिंपली राइट मोबिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स for investment by firms. Clear, mobilization of household savings for investment by firms through financial institutions. Clear, then अब इसके बाद फाइनेंस आ गया, तो फाइनेंस ने क्या किया, कैपिटल जनरेट करा दी, लोग पास पैसा पहुंच गया। तो पैसा पहुंचने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो हुआ। क्लियर, दिस इज योर expenditure on capital goods। क्लियर, जो पूंजी वाले सामान है जो मैंने आपको बताया था, टाकी मशीनरीज आपने ली, दैट इज योर कैपिटल गुड। क्लियर, आपको मैंने कंज्यूमर बेस्ड गुड बताए थे, दूसरे कैपिटल गुड्स बताए थे। तो जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जनरली कहां किया जाता है, कैपिटल गुड्स में ही किया जाता है। क्लियर, डन, ये बात समझ में आ गई। और इंडिया की जो इस समय की एवरेज सेविंग्स है, पता है कितनी है, 5.1% तो बताइए। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो इस समय एवरेज चल रही है 29%, 29.3% के रन रेट पे चल रही है। और पूरे वर्ल्ड की एवरेज सेविंग क्या है, हाँ 23.1%। पूरे वर्ल्ड जीडीपी निकालेंगे और वर्ल्ड की जीडीपी का 23.1% क्या है, दैट इज योर सेविंग ऑफ वर्ल्ड। 23.91 है ये, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और देखो इसके लिए एक ट्रेंड भी फॉलो होता है कि दैट, अगर हम बात करें कब की, 1991 जब आपकी एलपीजी लगी, इसके बाद 2008 यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी अमेरिका वगैरह में, तो हालत खराब हुई। देन इसके बाद अभी बात कर रहे हैं 2023 की, ठीक। तो 1991 में जो हमारी सेविंग्स थी
30% से ऊपर चल रही थी, 30% से ऊपर गई थी और 2008 तक इट वाज अराउंड 38%। ठीक है, बट 2008 में क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया अमेरिका वगैरह और यूरोप में, और जो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे मार्केट में दिक्कत हुई। तो इन्वेस्टमेंट का रेट क्या होगा, ट्रेंड कम होगा, ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन। और ये पहले 2020 तक ये हमारा 30% का अराउंड था, आज हमारा कितना है, 29% था। क्लियर, ये बात समझे। तो ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर द ऑलमोस्ट सेम। अगर इन्वेस्ट सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। यू कैन नोट दिस ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and from tomorrow onwards we will continue.